हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मेंटर्स। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये शॉर्ट वीडियो होगी, ठीक है, इन शॉर्ट वीडियो होगी, ठीक है। ठीक है, इसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जितने भी एनसीईआरटी में, और टोटल ये जो वीडियो है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो सेल के बारे में हम फर्स्ट लाइन जो पढ़ते हैं वो ये है कि व्हाट इज सेल। सेल होता है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स जो सेल है वो हमारी बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हमारा बेसिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्यों? क्योंकि जो सेल है वही हमारा बेस है। हमारा जो बेस बनता है वो सेल से बनता है। हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो सेल करवाते हैं, और जो हमारे स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया जाता है वो भी कौन देता है? सेल देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरीज के, आखिर सेल के बारे में क्या क्या डिस्कवरी हुई थी। जो फर्स्ट डिस्कवरी हम देखेंगे वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, लेकिन जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो डेड था। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क। पेड़ कॉर्क देखे होंगे आपने कि जो लैब्स में बॉटल रखी होती है उनके ऊपर ना एक लकड़ी का ढक्कन रखा जाता है, उसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। जब इन्होंने ये डिस्कवर किया था तो इन्हें जो स्ट्रक्चर दिखा था वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था। हनीकॉम्ब मीन्स उन्हें दिखा था कि जैसे जो सेल है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें दिख रहा था, ठीक है। ये उनको जो दिखा था वो ऐसे दिखा था, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखा था, और जो हनीकॉम्ब्स दिखे थे वो ये थे, ऐसे ये थे, ठीक है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि उसके बाद जब इन्होंने ये डिस्कवर किया था तो उन्होंने खुद के बनाए हुए लेंस से ये डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद जब लिविन हुक आए 1674 में, तो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, और इन्होंने जो डिस्कवरी की भी थी वो की थी पॉन्ड वाटर में। और जब इन्होंने डिस्कवरी की तो इनके टाइम तक जो माइक्रोस्कोप थे वो थोड़े से एडवांस हो चुके थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और पुरकेंजी ने 1839 में जो टर्म प्रोटोप्लाज्म थी ये दी थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और चीज पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी। जो दो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी दी वो थे सैचलिडन एंड स्वान। ये एक बॉटनिस्ट थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अलग अलग काम किया था, और बाद में मिलके इन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला कि जितने सारे प्लांट्स और एनिमल ये सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल हर लाइफ का क्या है? बेस है। हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। लेकिन ये सेल थ्योरी पूरी नहीं थी, ठीक है। एक और साइंटिस्ट आए विर्चो, जिन्होंने बोला कि जो सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, या ओमनिस ई सेलुला। इन्होंने बोला, इनका मतलब यही था कि जब इनसे पूछा गया सेचुरन एंड स्वान से कि आखिर जो नए सेल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो उसका आंसर जो था वो विर्चो ने दिया। इन्होंने बोला जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, और सेकंड ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेल, एक सेल से बने हुए होते हैं। इनके एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, और इनके एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो चार चीजें हम ऐसे पढ़ेंगे जो सब में सेम होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है, एक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस सब में सेम होता है, एक हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म, चाहे वो प्लांट है हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये अपने आर पार कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही जाने देती है, ये सारी चीजों को अपने आर पार नहीं जाने देती, ठीक है।
इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक होती है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, जो डिफ्यूजन होता है वो मेनली गैस मॉलिक्यूल्स का होता है, एग्जांपल O2, CO2 का। इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन में होता है कि अगर बाहर का कंसंट्रेशन, अंदर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो लंग्स है वो किस में O2 छोड़ देते हैं, वो ब्लड में O2 को जाने देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप बाद में पढ़ोगे। जो ऑस्मोसिस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो भी डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, ये दोनों ही किससे हो रहा है, ये हो रहा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मीन्स रबड़ की तरह होती है, आराम से खिंच जाती है। और ये मेनली किससे बनी होती है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। ओके, नेक्स्ट हम चीज पढ़ेंगे सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। ये रिजिड आउटर कवरिंग है, मीन्स ये रिजिड का मतलब हम बोल सकते हैं कि एक कठोर कवरिंग है प्लांट सेल की। और ये किसके बाहर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। और ये मेनली बनी हुई होती है सेलुलोज की। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड चीज यहाँ पर पढ़ेंगे, जो मैंने बोला था कि ये तीन चीजें सेम होती है सब में। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है और इस कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये देखो, ये जो बाहर की कवरिंग है ये डबल लेयर दिख रही है ना, और इसी को इन्होंने क्या लिखा है, इसी को इन्होंने लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या होती है, पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं, इसमें छेद होते हैं। ठीक है, इधर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इट कंटेन क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम होते हैं जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। और एक इससे बना हुआ था डीएनए एंड प्रोटीन। इसके अंदर डीएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए 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 का वो सेगमेंट जो फंक्शनल होता है उसे हम जीन बोलते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल इसलिए होता है क्योंकि जितने भी कैरेक्टर, जैसे कि हमारे मदर फादर के बहुत सारे कैरेक्टर हमसे मिलते हैं, तो ये कैरेक्टर हमारे पास इसलिए आ पाते हैं क्योंकि उनका डीएनए और हमारा डीएनए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन से। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल से रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये थर्ड चीज़ थी, ये फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और जितनी भी ऑर्गेनेलीज, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो गोल्जी अपरेटस है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे इसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। यहाँ पर जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट सेल होता है वो एनिमल सेल से बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल होता है वो छोटा होता है प्लांट सेल से। अभी हमने पढ़ा था कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। जो प्लास्टिड होते हैं, आगे जाके प्लास्टिड और वैक्यूलम आगे जाके पढ़ेंगे, जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं प्लांट सेल में, और जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं एनिमल सेल में। जहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे होता है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल कहाँ पर मिलेगा, आपको सेंटर में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों के डायग्राम है, ये एनसीईआरटी डायग्राम है। जैसे इसमें दिख रहा है कि जो ये न्यूक्लियस है ये सेंटर में है, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है ये कहाँ जा रखा है, साइड में जा रखा है। क्यों, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा वैक्यूल है, वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में खिसक जाता है। ठीक है, अभी अभी जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे हमने उसमें साइटोप्लाज्म पढ़ा था, तो हम इसमें भी देखेंगे कि इसमें भी हमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इसमें भी है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसमें भी है। ठीक है, ये तीन चीजें। और कुछ पढ़ा था, हाँ, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनलीज कि आखिर कौन कौन सी चीजें हमें सेल के अंदर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस। ठीक है,
जो फर्स्ट यहाँ पर सेल ऑर्गेनलीज हमें पढ़नी है वो फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एंड शीट्स का, मतलब ऐसे ट्यूब्स सी होती हैं और ऐसे ऐसे शीट्स सी होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको आरईआर भी बोलते हैं। ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट से प्रेजेंट होते हैं और ये जो डॉट डॉट है ये होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, अब ये राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइबोसोम्स का काम क्या है? इन राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये, इनके पास कोई भी राइबोसोम नहीं होता। इनमें के जो राइबोसोम है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? ये फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड को मैन्युफैक्चर करते हैं। जो यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर प्रोटीन बन रहा था, यहाँ पर लिपिड एंड, तो यहाँ पर लिपिड एंड प्रोटीन जो बन रहा है ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। और कितने ही जगह पे ये एज अ एंजाइम, मतलब एक प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं, और कितनी जगह पे ये एज अ हार्मोन एक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इनके तीन काम है, एक तो सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, दूसरी कितनी जगह पे एंजाइम का काम कर रहे हैं और कितनी जगह पे हार्मोन्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ ईआर पढ़ने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ईआर है। इसमें यहाँ पर दे रखा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जो ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट बड़े होके दिखाएं ये, और इनको क्या बोल दिया गया है? राइबोसोम्स। यहीं पर मैंने बोला था कि राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या था? लिपिड था। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ ईआर हम पढ़ेंगे तो इसमें फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि ये चैनल की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में, मतलब बीच में ये एक रास्ता दे रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को, कि जो चाहे इसमें जो प्रोटीन और लिपिड बन रहे हैं उनको यहाँ पर ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, जो केमिकल एक्टिविटी चल रही है वो हो पाए। जैसे इसका एग्जांपल है लिवर सेल ऑफ एनिमल। ठीक है, दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जो एसईआर है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? जो पॉइजन्स होते हैं और जो ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में, जो भी उनकी टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करने में भी जो एसईआर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस किसने डिस्कवर किया था? ये कैमिलियो गोल्जी ने किया था, और उस उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी क्या पड़ गया था? गोल्जी एपरेटस पड़ गया था। इसमें बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है। ये दिख रहे हैं, ये जो भी ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये सारे वेसिकल्स हैं। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से बने हुए। द मेम्ब्रेन आर ऑफन कनेक्टेड। तो जो ये मेम्ब्रेन है ये ज्यादातर किससे कनेक्टेड होती है? यहाँ इसके आसपास क्या होता है? इसके आसपास ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो भी ईआर से आ रहा है उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको पैक करना और उसको दूसरी जगह पहुंचाना। इसका एक और काम होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर है ये उनको सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करती है। ठीक है, और कितने ये किस में इन्वॉल्व होती है? ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी, जहां पर लाइसोसोम बन रहा है उसके फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में हम जो पढ़ने वाले हैं कि इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, बिकॉज इफ द सेल गेट डैमेज देन इट बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। मतलब अगर सेल जो है वो डैमेज हो गया, मतलब जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है हमारा, ये हो गया हमारा डैमेज, ये फूट गया है। ठीक है, अब इसका अंदर का कंटेंट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो जब इसका अंदर का कंटेंट बाहर आ रहा होता है तो ये खुद को ही क्या करता है? एनगल्फ कर देता है, ये खुद को ही खा जाता है। इसी लिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, अब ये ये किसी भी चीज को एनगल्फ, किसी भी चीज को खत्म इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसके पास कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल आता है तो ये उसको इजीली तोड़ देता है। ठीक है, अब जो लाइसोसोम्स है ये एज अ गार्बेज गार्बेज बैग का काम करता है, कि जितने भी सेल के अंदर अगर कोई डेड सेल पड़ा हुआ है, डेड सेल ऑर्गेनली पड़ी हुई है, तो ये सारे यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है।
ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक ये बाहर वाली, ये लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन, और एक है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो ये वाली मेम्ब्रेन होती है, ये पोरस होती है, इसमें छेद छेद होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है डीपली फोल्डेड होती है, ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। अभी सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज करे ताकि जो एटीपी सिंथेसिस है ये ज़्यादा हो सके, ठीक है। अब एटीपी क्या होता है, ये होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी सेल को एनर्जी मिलती है वो जिस फॉर्म में मिलती है उसको हम एटीपी बोलते हैं, ठीक है। ये यूनिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये इसका खुद का डीएनए और ये इसके राइबोसोम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे कि प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, कि जो प्लास्टिड होते हैं, मैंने डिफरेंस टेबल में बताया था कि जो प्लास्टिड होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम कि जो प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो प्लास्टिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, और अगर इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करने का काम भी करता है, जिसकी वजह से इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी हमें मिल सकता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, लेस प्लास्टिड होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, और इसका काम होता है स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल्स को और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को। ये भी यूनिक होता है क्योंकि इसके पास भी खुद का डीएनए एंड खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इसमें देखिए हम, जो स्ट्रोमा होता है इसमें फ्लूइड कंटेंट होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है, मतलब इनर सरफेस जहाँ पर भी ये तुम्हारे लेमेला थैलेकॉइड ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में छोटे हैं एंड प्लांट्स में बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये स्टोरेज सैक है, यहाँ पर भी स्टोरेज होता है किसका, सॉलिड एंड लिक्विड का। यहाँ पर जो सेम चीज़ बोली गई है कि एनिमल में छोटे होते हैं और प्लांट में बड़े होते हैं। कितनी बार ये प्लांट की स्पेस का 90 से लेके 50 से लेके 90% स्पेस कवर कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है। जो प्लांट इट इज़ फुल ऑफ सेल्स, अगर प्लांट के अंदर सेल्स है, जो फ्लूइड है वो फुल है, तो ये बहुत ज़्यादा टर्जिड होता है, मतलब ये फुल ऑफ वाटर हो जाता है और बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, और रिजिडिटी मतलब ये अपना जो शेप है वो चेंज नहीं कर पाता। इसी की मतलब सेल जो ये वैक्यूल्स है इसी की वजह से वो अपना शेप बना पाता है और अपनी रिजिडिटी कठोरता रख पाता है। जो मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, कितनी बार इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन, ये सारे स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में हम पढ़ेंगे कि जो मदर सेल है ये सिर्फ एक बार डिवाइड होती है, और मियोसिस में मदर सेल दो बार डिवाइड होती है। इसमें दो आइडेंटिकल डॉटर बनती है और इसमें 4 डॉटर बनती है। ये इक्वेशनल डिवीजन है और ये रिडक्शनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में रहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है मदर सेल का वो डॉटर में जाते जाते हाफ हो जाता है। जो यहाँ पर जो ये माइटोसिस है यहाँ पर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो मियोसिस होता है ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ताकि जो गैमेट्स है वो रिप्रोडक्शन में काम आ सके। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें माइटोसिस में ये दिखा रखा है कि ये मदर सेल है और ये क्या है, डॉटर्स है। जो ये डॉटर्स है इसमें बनती है दो डॉटर्स। अब इसमें 2n क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी 2n आएंगे, इसमें भी 2n आएंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा मदर सेल है, ये मियोसिस में यहाँ पर एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये कितनी डॉट, यहाँ पर कितनी डॉटर्स बन रही है, यहाँ पर बन रही है हमारी 4 डॉटर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर n आ गया, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया। इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक टॉपिक था एंडोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस होता है इसका मतलब होता है इंजेक्शन, हम मटेरियल्स चीज़ों को अंदर ले रहे हैं बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हम चीज़ों को अंदर ले रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो होता है अमीबा। ठीक है, जो अमीबा होता है वो अपना खाना किससे लेता है, एंडोसाइटोसिस से लेता है। जैसे यहाँ पर देख रही है फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसको उसने लेना है। पहले सबसे पहले अमीबा क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाता है, ये लेग जैसे स्ट्रक्चर। इसके अंदर वो फूड पार्टिकल को लेगा और उसके बाद सीधा वो फूड पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, अमीबा के अंदर चले जाएगा और वो उसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू अगेन।